हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंस्ट्रक्टर्स इन जावा। कंस्ट्रक्टर इज यूज्ड टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। तो क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। ठीक है। तो देखो, जब जब हम कोई भी कंस्ट्रक्टर लिखते नहीं ना प्रोग्राम में, तो भी जावा का कंपाइलर या जेवीएम खुद से उसकी तरफ से एक कंस्ट्रक्टर यहाँ पुट कर देता है। दैट मीन्स एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो जाता है, सम पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाता है और उसे हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। एंड वो जो कोड है वो हमारे ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए एग्जीक्यूट हो जाता है। तो यहाँ कंस्ट्रक्टर के तीन टाइप्स है जावा में। पहला डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, देन नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर एंड देन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अगर हम खुद से कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं लिखते हैं ना, तब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। ठीक है। अब हम एक वन बाय वन ये सब देखने वाले हैं। पहले तो हम रूल्स देखेंगे कंस्ट्रक्टर के। तो कंस्ट्रक्टर जो है उसका नेम एंड क्लास का नेम सेम होता है। ठीक है। कंस्ट्रक्टर का नेम एंड क्लास का नेम सेम होता है। एंड कंस्ट्रक्टर को कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। ठीक है। अगर हम कंस्ट्रक्टर के साथ कोई रिटर्न टाइप लिख देते हैं ना, तो एक मेथड कंसिडर हो जाती है। वो एक मेथड कंसिडर हो जाती है। दैट मीन्स उसको हमें एक्सटर्नली कॉल करना पड़ता है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर जो है उसको हमें कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। एट अ टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। जब हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, एट दैट टाइम हमारा कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो जाता है। वैसे अगर हम कंस्ट्रक्टर के साथ रिटर्न टाइप लिखेंगे ना, तो उसको हमें खुद से कॉल करना पड़ता है। ये सब मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाली हूँ। पहले मैं यहाँ एक क्लास क्रिएट करती हूँ। ठीक है। कंस्ट्रक्टर के और भी सारे रूल्स है, मैं प्रोग्राम टाइप करते समय आपको बताऊंगी। ठीक है। तो क्लास को मैं नेम देती हूँ कंस्ट्रक्टर डेमो। ठीक है। कंस्ट्रक्टर डेमो एंड यहाँ मेन मेथड भी मैं यहाँ सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है। ठीक है। अब देखिए, कंस्ट्रक्टर का नेम मैंने आपको बोला कि कंस्ट्रक्टर का नेम एंड क्लास का नेम जो है हमारा वो सेम होता है। ठीक है। एंड एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन हमारा कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हो जाता है। पहले तो मैं कोई भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं करती हूँ एंड फिर आपको दिखाती हूँ किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करके। ठीक है। अब हमें ए वेरिएबल की वैल्यू हमें प्रिंट करनी है, समझो। ठीक है। तो यहाँ मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करती हूँ। सपोज obj1 इज इक्वल टू न्यू एंड देन obj कंस्ट्रक्टर का नेम एंड सेमीकोलन। ठीक है। अब देखो, यहाँ इस केस में हमारा ऑब्जेक्ट रेडी है। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए हम न्यू कीवर्ड यूज करते हैं। ठीक है। न्यू ऑपरेटर हम बोल सकते हैं, न्यू कीवर्ड हम बोल सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए हम यहाँ यूज कर रहे हैं। ठीक है। देन यहाँ हमारा क्लास का नेम आ गया है। ठीक है। अब देखो, हमारा जो कंस्ट्रक्टर है उसका यूज क्या है कि हम हमारे जो कुछ ऑब्जेक्ट है उसको इनिशियलाइज करने के लिए यूज करते हैं। यहाँ एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया, इसको हमने खुद से कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की है। फिर भी अगर हम इसकी वैल्यू प्रिंट करेंगे ना, तो कुछ तो वैल्यू प्रिंट होगी। तो इस केस में इसकी डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो प्रिंट होने वाली है। ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट सॉरी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। ठीक है। हम इससे वैल्यू को प्रिंट करके देखते हैं। तो यहाँ मैं प्रिंट करती हूँ ए। ठीक है। सॉरी, obj1 डॉट ए करती हूँ, क्योंकि हमें इंस्टेंस वेरिएबल है तो उसको ऑब्जेक्ट से रेफर करना पड़ेगा। ठीक है। obj1 डॉट ए obj1 डॉट ए। तो इससे हम इस वेरिएबल को प्रिंट करेंगे। अब देखो, इस वेरिएबल को हमने यहाँ बस डिक्लेयर किया है, कोई भी वैल्यू इसका असाइन नहीं की है। फिर भी इसकी वैल्यू यहाँ प्रिंट होने वाली है, जो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होगी। तो ये हमारे बिहाफ से, हमारी तरफ से ये काम जेवीएम करता है। ठीक है। दैट मीन्स जेवीएम ने यहाँ इस प्रोग्राम में एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, सुपर कंस्ट्रक्टर यहाँ पुट किया है। एंड उसकी हेल्प से क्या हो जाता है, इस वेरिएबल का वैल्यू असाइन हो जाती है। ठीक है। मैं यहाँ प्रोग्राम को रन करती हूँ। ठीक है। यहाँ देखो, आउटपुट आ गया हमारा 0। ठीक है। यहाँ हमारा आउटपुट आया 0। समझो मैं यहाँ एक कोई स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल अगर डिक्लेयर कर देती ना, तो उसकी भी वैल्यू यहाँ प्रिंट हो जाती है। हम नहीं असाइन करेंगे तो भी। ठीक है। स्ट्रिंग यस, एंड मैं यहाँ प्रिंट करती हूँ यस। अब स्ट्रिंग है तो इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, डिफॉल्ट वैल्यू नल। तो हमने इसको असाइन किया कि इस वैल्यू को नहीं, फिर भी वो प्रिंट होकर आएगी। ठीक है। देखो, यहाँ आउटपुट आया हमारा, नल वैल्यू हमारी प्रिंट हो गई। तो यहाँ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वर्क कर रहा है। जब हम प्रोग्राम में कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं लिखते हैं ना, उस टाइम क्या होता है, हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ वर्क करता है। ठीक है। तो यहाँ मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ। देन फर्स्ट टाइप हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मतलब हमें लिखना ही नहीं कंस्ट्रक्टर, तो हमें यहाँ कोई रूल देखने की भी जरूरत नहीं है।
डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, अगर हम प्रोग्राम में कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं लिखते हैं ना तब ये कंस्ट्रक्टर वर्क करता है। और हम खुद से कोई कंस्ट्रक्टर लिखेंगे ना, नो आर्गुमेंट का कंस्ट्रक्टर लिखेंगे, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर अगर हम खुद से प्रोग्राम में लिखेंगे तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वर्क नहीं करेगा। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की कंसेप्ट इस प्रोग्राम में होगी नहीं अगर हम कोई और कंस्ट्रक्टर लिखते हैं तो। ठीक है, तो अब देखेंगे हम नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर एंड देन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या है, हम कंस्ट्रक्टर यहाँ लिखेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्टर का लिखने का रूल क्या है हमारे कंस्ट्रक्टर लिखने का, तो यहाँ हम क्लास का नेम एंड कंस्ट्रक्टर का नेम जो है वो सेम रखने वाले हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब यहाँ स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल मैं अलग रखती हूँ। ठीक है, तो ये हुआ हमारा कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर का फर्स्ट रूल ये है कि हमारे क्लास का नेम एंड कंस्ट्रक्टर का नेम सेम होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ हम कोई रिटर्न टाइप नहीं लिखेंगे। ठीक है, वॉइड भी नहीं लिखेंगे। अगर हम ये इसको वॉइड लिखेंगे ना तो एक सेपरेट मेथड ट्रीट हो जाएगी। कोई भी और रिटर्न टाइप हम इसके साथ लिखेंगे, कोई भी लिख सकते हैं हम, पर वो एज अ मेथड ट्रीट हो जाएगा। दैट मीन्स इसको हमें ऑब्जेक्ट से कॉल करना होगा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, अभी तो कंस्ट्रक्टर देखेंगे। अब ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, तो यहाँ मैं क्या करती हूँ, यस को कुछ वैल्यू असाइन कर देती हूँ। ठीक है, सपोज यस को मैंने वैल्यू दी ओम। ठीक है, सेमीकोलन। अब यहाँ क्या किया हमने, एक कंस्ट्रक्टर खुद लिखा है, तो जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हो जाएगा। अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है तो हमें इसको कुछ वैल्यू पास नहीं करनी है, पैरामीटर कोई भी पास नहीं करने, तो इस ऑब्जेक्ट क्रिएशन के बाद ये कंस्ट्रक्टर हमारा कॉल हो जाएगा एंड इस यस को वैल्यू असाइन होगी ओम। ठीक है, एंड जब हम प्रिंट करेंगे तब ओम वैल्यू इस नल की जगह यहाँ प्रिंट होने वाली है। ठीक है, तो मैं इस प्रोग्राम को रन करके आपको दिखाती हूँ। ठीक है, देखो यहाँ ओम वैल्यू जो है वो प्रिंट होकर आई। दैट मीन्स जब हमें कुछ फिक्स वैल्यू प्रिंट करनी होती है ना, तब हम क्या करते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं। दैट मीन्स इसे हमें कुछ वैल्यू पास भी नहीं करनी है एंड इस वेरिएबल को हमें एक फिक्स वैल्यू असाइन करनी है, कॉन्स्टेंट वैल्यू हमें इस वेरिएबल को असाइन करनी है, तब हम ये नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर जो है वो यूज करते हैं। अब हम देखेंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या है, हम इसको पैरामीटर पास करेंगे, स्ट्रिंग एस। ठीक है, यहाँ मैंने पास किया, तो यह जब हम कॉल करेंगे कंस्ट्रक्टर को तब हमें क्या करना होगा, इस वैल्यू को पास करना होगा ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम भी, क्योंकि ये हमारे कंस्ट्रक्टर का नेम ही है। ठीक है, एंड ये जो वैल्यू हम यहाँ पास करेंगे ये कॉपी कहाँ होगी, हमारे यस वेरिएबल में, एंड यहाँ हम इस यस को ये वैल्यू असाइन करेंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ दिस कीवर्ड यूज करना होता है। दिस कीवर्ड के ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाने वाली हूँ, तो आप अभी इसका टेंशन मत लेना। यहाँ बस दिस कीवर्ड हम यूज करते हैं, एक करंट क्लास के वेरिएबल को रेफर करने के लिए हम यहाँ दिस कीवर्ड यूज करते हैं। ठीक है, इस पर मैं एक अलग वीडियो यहाँ बनाने वाली हूँ आपके लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ हमने क्या किया, कंस्ट्रक्टर क्रिएट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय ही उसमें वैल्यू पास की। अब ये वैल्यू पास होगी हमारे इस कंस्ट्रक्टर में, यहाँ कॉपी होगी एंड देन यस को असाइन होगी, एंड देन मैंने इस यस को यहाँ प्रिंट किया है, तो यहाँ ओम की जगह क्या प्रिंट होने वाले है, शिव। ठीक है, तो देखो मैंने प्रोग्राम को सेव किया है, अब मैं आपको रन करके दिखाती हूँ। तो देखो यहाँ शिव वैल्यू आई। दैट मीन्स आपने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी देखा, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर भी देखा एंड पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी देखा। ठीक है, तो हमने क्या किया, बस ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय कुछ वैल्यू पास की एंड उस वैल्यू को यहाँ असाइन हो रही है वो पर्टिकुलर वैल्यू। अगर हम यहाँ कोई और ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्टर जो है जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे ना उतने नंबर ऑफ टाइम कंस्ट्रक्टर क्रिएट होने वाला है। अगर हमें और एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है एंड उस ऑब्जेक्ट से यस वेरिएबल को रेफर करना है, तो हमें फिर से कंस्ट्रक्टर लिखने की जरूरत है क्या, नहीं। ठीक है, हमें उस वक्त फिर से कंस्ट्रक्टर लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ शिवाय करती हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ हमारी ये वैल्यू ऑब्जेक्ट 2 से अगर हम प्रिंट करेंगे ना, ऑब्जेक्ट 2 यहाँ क्रिएट करेंगे हम। ठीक है, तो मैं यहाँ ऑब्जेक्ट 2 से यस को प्रिंट करती हूँ, तो यहाँ शिवाय वैल्यू जो है वो प्रिंट हो गया आएगी। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ देखा शिवाय वैल्यू प्रिंट हो गई। ऐसे मैं 10 ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करूंगी ना, एक ही कंस्ट्रक्टर यहाँ रहेगा, और मैं अगर 10 ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी तो उस 10 ऑब्जेक्ट से दैट मीन्स उस 10 इंस्टेंस को ये एक ही कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, इनिशियलाइज करेगा। ठीक है, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे यहाँ, कितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स यहाँ पास कर सकते हैं।
ठीक है। कंस्ट्रक्टर को हम ओवरलोडिंग कर सकते हैं, ठीक है। ओवरलोडिंग की कंसेप्ट मैंने अभी तक आपको सिखाई नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ आपको नहीं दिखाऊंगी ये। बट कंस्ट्रक्टर हम ओवरलोड भी कर सकते हैं। जितने नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टर हमें प्रोग्राम में लिखने हैं, हम उतने नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टर्स प्रोग्राम में लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको कंस्ट्रक्टर के रूल्स बताए, तो उसमें क्या बताया कि कंस्ट्रक्टर का नेम एंड प्रोग्राम का नेम सेम होने वाला है। देन कंस्ट्रक्टर के साथ कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होगा। अब देखो, मैं इसके साथ एक रिटर्न टाइप देती हूँ, सपोज void, ठीक है। तो देखो यहाँ कोई भी एरर हमारी नहीं आई। अब यहाँ ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय जो वैल्यूज हमने पास की थी, वो वैल्यू भी मैं हटा देती हूँ, क्योंकि हमारे पास पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है नहीं। अब ये जो है ना, ये एज अ मेथड ट्रीट हो रहा है, ठीक है। ये जो हमारे कंस्ट्रक्टर डेमो है, ये अब कंस्ट्रक्टर ना रह के एक मेथड हो गई। तो मेथड को हमें क्या करना पड़ता है, एक्सटर्नली कॉल करना पड़ता है, ठीक है। तो मेथड को हम कैसे कॉल करते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट मेथड नेम, ठीक है। दैट मीन्स हमें क्या करना होगा, ओबीजे डॉट सॉरी ओबीजे वन, ऑब्जेक्ट वन से मैं कॉल करती हूँ हमारे मेथड को, कंस्ट्रक्टर डेमो, ठीक है। एंड ये हमें कुछ वैल्यू पास करती हूँ, यहाँ मैं वैल्यू पास करती हूँ सपोज स्वामी, ठीक है। यहाँ मैं वैल्यू पास करती हूँ सपोज स्वामी। तो इससे देखो क्या हो जाएगा, ये स्वामी जो वैल्यू हमने यहाँ स्ट्रिंग को पास की, ये यस में कॉपी हो जाएगी। देन इस यस को ये वैल्यू असाइन हो जाएगी यहाँ, ठीक है। कंस्ट्रक्टर यहाँ नहीं है, ये एज ये मेथड ट्रीट हुआ, ठीक है। तो हमने प्रिंट किया है ऑब्जेक्ट टू, प्रिंट किया है तो ऑब्जेक्ट टू से हमने यहाँ जब कंस्ट्रक्टर जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना, तब तक क्या हो जाता है, इंटरनली जेवीएम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को प्लेस करता है, ठीक है, जो हमारे वेरिएबल को डिफॉल्ट वैल्यू असाइन करता है। अब ऑब्जेक्ट टू से मैंने यस प्रिंट किया तो इसकी वैल्यू आ गई नल, बट हमने ऑब्जेक्ट वन से मेथड को वैल्यू असाइन की है, तो ऑब्जेक्ट वन से हम यस की वैल्यू प्रिंट करेंगे। एंड फिर से मैं प्रोग्राम रन करके दिखाती हूँ। तो यहाँ देखो वैल्यू आ गई हमारी स्वामी, जो हमने असाइन की थी, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया है कि कंस्ट्रक्टर का नेम एंड क्लास का नेम सेम होना चाहिए, उसके साथ कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होना चाहिए। रिटर्न टाइप हम तब देते हैं जब हमें खुद से कॉल करना होता है, एंड मेथड जो है वो हम खुद से कॉल करते हैं, ठीक है। हम कंस्ट्रक्टर को खुद से कॉल करने वाले नहीं है, चाहे वो नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर हो, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो। तो उस केस में हमें क्या करना होता है, मेथड को कंस्ट्रक्टर को कोई भी रिटर्न टाइप नहीं देना होता है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो रूल है हमारा, तो उसमें मैंने आपको बोला है कि कंस्ट्रक्टर जो है वो आप ओवरलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। ये वैल्यू मैं यहाँ कुछ तो वैल्यू यहाँ दे देती हूँ, ठीक है। यहाँ स्ट्रिंग को कुछ तो नेम यहाँ दे देती हूँ ओम, तो इससे एरर जो है वो चली जाएगी हमारी, ठीक है। देन हम जो कंस्ट्रक्टर है उनको ओवरलोड भी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट रूल हमारा कि हम कंस्ट्रक्टर के साथ कुछ लिमिटेड एक्सेस स्पेसिफायर यूज कर सकते हैं। हमें पता है एक्सेस मॉडिफायर जो है जावा में 12 एक्सेस मॉडिफायर है हमारे पास, ठीक है। तो हम यहाँ कंस्ट्रक्टर पे बस 4 एक्सेस मॉडिफायर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। दैट मीन्स पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट, ये 4 एक्सेस मॉडिफायर बस हम कंस्ट्रक्टर के ऊपर यूज करने वाले हैं। दैट मीन्स मैं यहाँ अगर कर देती ना पब्लिक एंड देन हमारा कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे कोई एरर नहीं आई। इस 4 कंस्ट्रक्टर के मैंने आपको बोला, तो पब्लिक, देन हम प्राइवेट रख सकते हैं, प्रोटेक्टेड रख सकते हैं, डिफॉल्ट रख सकते हैं, इससे कोई एरर नहीं आने वाली। बट इसके अलावा कोई एक्सेस मॉडिफायर अगर हम यूज करेंगे ना, तो ये अलाउड नहीं है। देखो यहाँ एरर आ गई, देखिए हमने आपने, ठीक है। तो ये थर्ड रूल है आपका। फर्स्ट रूल तो ये है क्लास का नेम कंस्ट्रक्टर का नेम सेम होना चाहिए। सेकंड रूल ये है कि हम इसके साथ कोई भी रिटर्न टाइप नहीं लिखेंगे, ठीक है। फोर्थ रूल ये है कि हम पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट, इसके अलावा कोई और एक्सेस मॉडिफायर यहाँ नहीं यूज कर सकते। देन एक है कि अगर हम प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर यहाँ लगाएंगे ना, तो हम बस इसी क्लास में ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इस क्लास का, ठीक है। इस क्लास के बाहर अगर कोई क्लास हम यहाँ लिखेंगे ना, तो उसमें हम ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते अगर इसका कंस्ट्रक्टर ही प्राइवेट है तो, ठीक है। तो देखो इंटरव्यू में भी हमें कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर हमें ये जो है ना प्राइवेट क्लास हम या प्राइवेट कंस्ट्रक्टर हम तब डिक्लेयर करते हैं जब हमें क्लास का ऑब्जेक्ट, सिंगल ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, या उसी क्लास के अंदर हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तब हम क्लास के कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट करते हैं।
जब हम आगे डिजाइन पैटर्न देखेंगे ना, फैक्टर डिजाइन पैटर्न, सिंगल टोन डिजाइन पैटर्न, तो उसमें आ जाता है सिंगल टोन में हम क्लास का एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं क्लास के अंदर। तो उस वक्त हम यूज करने वाले हैं प्राइवेट कंस्ट्रक्टर को। ठीक है, जब जब हम कंस्ट्रक्टर प्राइवेट डिक्लेयर करते हैं तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट हम आउटसाइड नहीं डिक्लेयर कर सकते। तो इंटरव्यू में अगर हमें क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कि अगर हमें क्लास का ऑब्जेक्ट आउटसाइड क्रिएट करना अलाउ नहीं करना है यूजर को, ठीक है, कोई भी यूजर क्लास के आउटसाइड उसका ऑब्जेक्ट अगर नहीं क्रिएट करेगा, हम चाहते हैं ऐसा, तो हम क्या कर सकते हैं उस केस में, तो हम हमारे कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और एक बात मैंने आपको बताई कि कंस्ट्रक्टर को हम ओवरलोड भी कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के और भी कई वेज है। यहाँ हमने देखा जब जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना, तब तक हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। वैसे हम दिस सुपर इस कीवर्ड से भी कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं। दिस ओपन क्लोज राउंड पैरेंथेसिस, सुपर ओपन क्लोज राउंड पैरेंथेसिस, इससे भी हम कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं। बट हमने अभी तक दिस एंड सुपर कीवर्ड नहीं देखा है, तो इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। ठीक है, तो आई होप कंस्ट्रक्टर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बने रहना मेरे इस चैनल के साथ। थैंक